नमस्कार दोस्तों। अपने पिछले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में मैंने आपको यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें बताई थी और अपने इस वीडियो में मैं आपको यूपीएससी मेंस के लिए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें बताऊंगा। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना होगा कि यूपीएससी जो मेंस एग्जाम होता है उसमें कुल आपसे 9 परीक्षाएं ली जाती है। पहली और जो दूसरी परीक्षा होती है वो क्वालिफाइंग पेपर का होता है, यानी कि पेपर ए और बी। पेपर ए के लिए आपको कोई एक भाषा चूज करनी होती है, वह भाषा जो कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से कोई एक भाषा। और पेपर 2 यानी कि पेपर बी जो होता है उसके लिए आपको इंग्लिश। और ये जो पेपर होता है इसका नेचर क्वालिफाइंग होता है और इसे पास करने के लिए, इसे क्वालिफाई करने के लिए आपको कुल 25% मार्क्स लाने होते हैं। उसके बाद आपको एसए का एग्ज़ाम देना होता है और उसके बाद आपको जीएस के 4 पेपर देने होते हैं और अंत में आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट की परीक्षा देनी होती है। तो अपने इस वीडियो में मैं आपको जीएस के जो 4 पेपर होते हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें बताऊंगा। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। जीएस पेपर 1 के लिए जो आपको पुस्तकें पढ़नी है वो पहली पुस्तक है हिस्ट्री के लिए आर.एस. शर्मा की एंशिएंट इंडिया एंशिएंट पास्ट। हिंदी में ये पुस्तक है भारत का प्राचीन इतिहास। दूसरी जो पुस्तक है वह है सतीश चंद्र की मध्यकालीन भारत, इंग्लिश में हिस्ट्री ऑफ मेडीवल इंडिया। और तीसरी जो पुस्तक है आधुनिक भारत का इतिहास बिपिन चंद्र की है, इंग्लिश में भी है। और आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको नितिन सिंघानिया की पुस्तक पढ़नी है, यह पुस्तक भी हिंदी में है, हिंदी में भी है। और उसके बाद आपको स्पेक्ट्रम की आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है। देखिए यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान देना होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स के लिए भी यही पुस्तकें बताई गई और मेंस के एग्ज़ाम के लिए भी यही पुस्तकें बताई जा रही है। तो यहाँ पे आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यूपीएससी प्रीलिम्स की कोई अलग से परीक्षा की तैयारी नहीं की जाती है। यदि आप यूपीएससी के छात्र हैं तो आपको हमेशा मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और जब आपका यूपीएससी प्रीलिम्स की जब परीक्षा आए तो 2-3 महीना पहले आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, उस नज़रिए से आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए और आपको अपना यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि 6 महीना या साल भर तैयारी करके आप यूपीएससी मेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो ये बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता है, मुश्किल से 2 या 3 महीना मिलता है। और ऐसे में आप समझते हैं कि आप इतने कम समय में आप एक अच्छा सा राइटिंग स्किल डेवलपमेंट कर लेंगे, चीज़ों को लिखना जान जाएंगे, बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आप लिखना सीख जाएंगे। तो अपने आप में ये काफ़ी अद्भुत है और एक तरह से कह सकते हैं कि असंभव है। अक्सर चीज़ें हमारे सामने होती है, हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज भी होता है, पर जब हम यूपीएससी के मेंस एग्ज़ाम में बैठते हैं और प्रश्नों को जब हम देखते हैं तो हमें यही नहीं पता चलता है कि उस प्रश्न की हम शुरुआत कैसे करें, कैसे उन प्रश्नों को शुरू कैसे करें, कहाँ से मैं लिखूं और कहाँ से मैं लिखना शुरू करूं, यही पता नहीं चलता है। और ऐसा तभी होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राइटिंग स्किल पे हमें दिन प्रतिदिन अभ्यास करने की ज़रूरत होती है। इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हम सभी को पता है कि कोरोना की इस महामारी ने पूरे विश्व में अपना प्रभाव दिखाया है। यह बीमारी चीन के एक विशेष प्रांत से उत्पन्न हुई, एक विशेष बाजार से। इस बीमारी को रोकने के लिए, काबू पाने के लिए विश्व का सबसे शक्तिशाली देश, सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाला देश, वो भी इसके सामने झुक गया, वो भी कुछ नहीं कर पाया। हम सभी को इसके बारे में पता है, एक छोटे से बच्चे को भी कोरोना की महामारी के बारे में पता है। लेकिन अगर यही सवाल आपसे यूपीएससी मेंस के एग्ज़ाम में पूछ दे कि कोरोना के इस महामारी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका विवेचनात्मक परीक्षण करें। अब पहली बार तो ये प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा कि क्या पूछ रहा है
और अगर प्रश्न समझ में आ गया तो यही नहीं पता चलेगा कि लिखना क्या है, शुरू कहाँ से करें, क्योंकि कोरोना के बारे में तो सबको पता है और ये तब तक हमारे लिए कन्फ्यूजन बना रहेगा, ये तब तक हमको नहीं पता चलेगा कि कहाँ से शुरू करना है, जब तक हम दिन प्रतिदिन लिखने का अभ्यास नहीं करेंगे। इसलिए हमें यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं उनको मेंस की तैयारी करनी चाहिए और दिन प्रतिदिन लिखने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि कई बार चीज़ें हमारे सामने होती है और हम उसे स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। चलिए अब दूसरे विषय के बारे में देख लेते हैं। दूसरा जो विषय है वो इंडियन ज्योग्राफी है, माजिद हुसैन की, हिंदी में भी है, और दूसरी जो पुस्तक है भूगोल की वो जीसी लियोंग की है। उसके बाद साथ ही साथ आपको ऑक्सफोर्ड का एटलस पढ़ना है। आगे जीएस पेपर 2 के लिए देख लेते हैं कौन कौन से पुस्तक पढ़नी है। इसके लिए आपको पॉलिटिकल साइंस में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क पढ़ना है। ये एनसीईआरटी की पुस्तक है 11th क्लास की, हिंदी में भी उपलब्ध है। और दूसरी जो पुस्तक है वो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, हिंदी में है समकालीन विश्व राजनीति। यह एनसीईआरटी की पुस्तक है 12th क्लास की। इसके साथ ही आपको इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की और गवर्नेंस इन इंडिया के लिए भी एम लक्ष्मीकांत की, ये भी हिंदी में है। और साथ ही साथ डी बसु की इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका न्यू एडिशन, ये हिंदी में भी उपलब्ध है। चलिए इसके बाद अब जीएस पेपर 3 के लिए देख लेते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है और इंडिया ईयर बुक पढ़ना है। इन दोनों के बारे में मैं जो प्रीलिम्स के लिए जो पुस्तक बताई है उसमें काफ़ी अच्छे से इनका वर्णन किया है, बताया है कि इनमें क्या क्या है। उसके साथ ही आपको इकोनॉमिक्स के लिए सबसे बेस्ट है, सबसे बेहतरीन है मृणाल पटेल के इकोनॉमिक्स की क्लासेस। यहाँ से आपको इकोनॉमिक्स काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके साथ ही आपको इस पेपर में क्राइसिस मैनेजमेंट पढ़ना है। उसके लिए आप सेकेंड एआरसी की तीसरी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, या फिर मृणाल सर का जो वीडियो है उसमें काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारा टॉपिक इन्होंने कवर किया है, तो आप इनका वीडियो देख सकते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। और अंत में देख लेते हैं जीएस पेपर 4। इसके लिए आपको लेक्सिकॉन फॉर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये पेपर 4 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये हिंदी में भी है। और साथ ही साथ आपको द्वितीय प्रशासनिक सुधार यानी कि सेकेंड एआरसी की जो चौथी रिपोर्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4th रिपोर्ट है, ये चौथी रिपोर्ट है। यह भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है और इसकी जो चौथी रिपोर्ट है वह है शासन में नैतिकता। इसमें सभी के लिए नैतिक जिम्मेदारियों का उल्लेख है। आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यायपालिका के लिए नैतिक ढांचा, आप यहाँ पे देख सकते हैं मंत्रियों के लिए नैतिक ढांचा। साथ ही साथ इसमें यह बताया गया है कि ईमानदार सिविल सेवकों का बचाव कैसे करें, उसके लिए क्या प्रावधान है, तथा साथ ही साथ इसमें जितने भी अध्याय हैं उन सभी के बारे में काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। और यह मेरी पुस्तक है और इथिक्स के लिए मैं भी यही पढ़ता हूँ। इसके साथ ही आप इथिक्स और मोरालिटी पर लिखी गई दुनिया की सबसे बेहतरीन पुस्तक थिरुकुरल पढ़ सकते हैं। यह एपीजे अब्दुल कलाम साहब की सबसे बेहतरीन पुस्तकों में से एक पुस्तक है। देखिए इसका रूपांतरण केवल इंग्लिश में है, हिंदी में यह पुस्तक उपलब्ध नहीं है। हिंदी माध्यम वाले इसे अपना दुर्भाग्य समझ सकते हैं, क्योंकि यह केवल इंग्लिश में ही है और इंग्लिश में इसके बहुत सारे वर्जन उपलब्ध हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन एम राजाराम द्वारा जो ट्रांसलेटेड है वही है। यदि आपको इस पुस्तक के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, इस पुस्तक पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इस तरह इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।